अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड एंजॉयिंग योर हॉलीडे। हम लोगों ने इस कंडीशन से पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो कंप्लीट हो चुका था। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नेम आपकी बुक में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया जा रहा है। आपने बुक रीडिंग करनी है, जो कोई चीज़ नहीं समझ आएगी आपने मुझसे पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि किस तरह से जो फंजाई हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हमने दो तरह के हाइफी पढ़े थे, एक सेप्टेट होते हैं और एक नॉन सेप्टेट होते हैं। अगर हम सेप्टेट की बात करें ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि ये पोर से जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली सेगमेंट हैं जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं और साइटोप्लाज्म में मौजूद न्यूक्लियस को भी एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो उन्होंने मोनो न्यूक्लियस दिखाया है कि हर एक सेगमेंट के पास एक एक न्यूक्लियस है। कुछ होते हैं जिनके पास डाई न्यूक्लियस होते हैं और कुछ के पास ट्राई न्यूक्लियस होते हैं यानी 3, और कुछ होते हैं मल्टी यानी एक ही सेगमेंट में आपको 3 से 4 न्यूक्लियस नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो सेप्टेट हाइफी की दी है कि अगर दो सेप्टेट हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं और उन्होंने मेटिंग का प्रोसेस करना है तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एक स्ट्रेन को मैंने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक को मैंने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया कि ये नेगेटिव स्ट्रेन है। अब इन दोनों ने मेटिंग करनी है तो क्या होगा कि पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन के ये जो टिप हैं, जो सेल वॉल की टिप है और इसकी जो सेल वॉल की टिप है, ये दोनों बेसिकली क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। वो हार्मोन एक सिग्नल के तौर पे काम करेगा, एक केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करेगा जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे इनकी ये वाली जो सेल वॉल की टिप है दोनों की वो स्वेल करेगी, अपने साइज में बड़ी हो जाएगी। स्वेल करने के बाद एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने टिप के साथ एक दूसरे को टच करेंगे। जब ये टचिंग का प्रोसेस आ रहा होगा उस स्टेज पे हम कहेंगे कि ये गेमीटोगोनिया के फेस में चले गए हैं, यानी उस स्टेज को हमने एक नाम दे दिया। अब जब ये गेमीटोगोनिया करेंगे तो दो चीजें होंगी। जाहिर सी बात है दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के न्यूक्लियस भी एक ही टाइम पे फ्यूज हो जाएं। अगर यहाँ पे डायग्राम में देखा जाए तो ये क्या है कि ये गेमीटोगोनिया की स्टेज है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रेन का रेड न्यूक्लियस है और ये सेप्टेट हाइफी है, और इसी तरह नेगेटिव स्ट्रेन का भी नेगेटिव स्ट्रेन का ब्लू न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो गए हैं, लेकिन क्या है, न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ। ये वाली जो स्टेज है इसको हम डायकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए। ठीक, अब कहते हैं कि इस स्टेज पे जब न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि एक ही जो इनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना है ना वो डिफरेंट है। यानी एक जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी फ्रूटिंग बॉडी, मतलब कि उसकी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बॉडी है वो सैक लाइक होगी, थैले की तरह होगी, और एक होगी वो बिल्कुल क्लब की तरह होगी। आपकी बुक में दोनों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप उन्हें देखिएगा और उनके डिफरेंस को भी चेक कीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे स्लाइड की इन पे पिक्चर्स लगाई हैं, वो फिर हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे उसको देखना है। So let's start with this, the difference between these two fruiting bodies when they are their dikaryotic phase. अगर हम सैक लाइक फंजाई की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है वो सैक लाइक है, थैले की तरह है। लेकिन क्लब लाइक के केस में क्या होगी, वो क्लब की तरह होगी। सैक लाइक में क्या है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है फ्यूज होने से पहले क्या करेगा कि अपने सैक लाइक स्ट्रक्चर में मायोसिस का प्रोसेस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, और स्पोर्स क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये मायोसिस से स्पोर्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सारे हैप्लॉइड इन नेचर होंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। क्लब लाइक का केस डिफरेंस है। डायकैरियोटिक फेज में जाने के बाद जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनना होता है तो उसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो एक सैक लाइक की जगह क्लब लाइक शेप बनाते हैं। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको हम एस्कस कहते हैं, और उस एस्कस के अंदर फिर फर्दर क्या होता है कि माइटोसिस से जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने होते हैं ना उनकी फर्दर डिवीजन होती है, यानी एक स्पोर डिवाइड होता है टू में।
तो जहाँ पे पहले 4 स्पोर्स थे उनकी माइटोसिस हुई। माइटोसिस से क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मायोसिस से हमने मेंटेन किया हुआ था वो माइटोसिस में भी मेंटेन रहा, वो 2n नहीं हुआ। सारे के सारे क्या हैं, n इन नेचर हैं, हैप्लॉइड इन नेचर हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में हो रहा है जिसको हम एस्को कार्प बेसिकली कहते हैं, और ये जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको हम एस्को स्पोर्स कहते हैं। तो कहता है कि जो एस्कोस्पोर या एस्कोकार्प एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तकरीबन 8 स्पोर्स होते हैं हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी एस्कस के अंदर। सो बेसिकली एस्कस के अंदर तकरीबन 8 स्पोर्स होते हैं, उनको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। जो स्ट्रक्चर इसको बेयर कर रहा होता है उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहें क्लब लाइक फंजाई के साथ, तो क्या होता है कि क्लब लाइक फंजाई में एक सेक्चुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको बेसिडियम कहते हैं। इसके अंदर जो सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एस्कस कहते हैं, और जब बेसिडियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे उनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी एस्कस में जो स्पोर्स बनेंगे उनको हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है वो बेसिडियम में होती है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती। बिफोर न्यूक्लियस ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। अब कहता है कि जो स्पोर बनते हैं क्लब लाइक फंजाई में भी स्पोर बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, वो उनके क्लब लाइक स्ट्रक्चर के बाहर बनते हैं, जबकि सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होती है। क्लब लाइक में फ्रूटिंग बॉडी के बाहर स्पोर बनते हैं। यहाँ पे तो एक नंबर हमें डिफाइन कर दिया गया है कि एक एस्कस में तकरीबन 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। क्लब लाइक में क्या होता है कि जो बाहर इनकी फ्रूटिंग बॉडी के बाहर जो स्पोर्स बनते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं, वो 8 नहीं होते, और उन स्पोर्स को हम बेसिडियो स्पोर्स का नाम देते हैं। तो आपने अपनी बुक में इन डिफरेंशिएशन को देखना है, फर्दर पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स भी होंगे इसकी, जहां पे आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम सैक लाइक और क्लब लाइक की बात करते हैं। क्लब लाइक की एग्जांपल हम, ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है कि मशरूम इसकी एग्जांपल होगी, बेसिडियोमाइसीड्स की। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसमें जो ये जो स्पोर्स चार्ट दिखाए हुए हैं ये उस बॉडी के बाहर हैं, ये अंदर नहीं है। तो इसका मतलब कि जो 4 स्पोर हैं मायोसिस जो बने हैं हैप्लॉइड इन नेचर है, ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनेंगे इन केस ऑफ क्लब फंजाई। लेकिन अगर हम सैक फंजाई की बात करें तो ये जो हमारा एस्को कार्प है, एस्कस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरा ये कि इसकी शेप ये क्लब की तरह होती है और ये एक थैले की तरह होती है, ठीक है। और इनके अंदर 8 स्पोर बनते हैं एट अ टाइम, इनके अंदर 4 स्पोर बनते हैं एट अ टाइम। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। फिर जाइगोमाइकोटा आपकी बुक में सबसे पहले एक्सप्लेन हुआ था, लेकिन क्लब लाइक और सैक लाइक में डिफरेंस ज्यादा थे, तो मैंने उनको इकट्ठा किया है और जाइगोमाइकोट को एंड पे रखा है। अच्छा बच्चों, जाइगोमाइकोटा में जिस तरह हमने बैक्टीरिया में देखा था कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की स्ट्रेन्स होती हैं जो कॉन्जुगेशन करती हैं, जिसको हम पार्शियल सेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। ये कंप्लीट सेक्सुअल प्रोसेस नहीं है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो अपना जो प्लाज्मिड है वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रेन को डोनेट कर रहा होता है, ताकि वो भी जो स्ट्रेन है उसकी तरह रेजिस्ट कर जाए एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। जो इनके पास प्लाज्मिड होता है उसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की तरफ। तो वो कोई न्यू जनरेशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बस अपने आप को क्या कर रहे हैं कि इवॉल्व कर रहे हैं ताकि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर सकें। तो कॉन्जुगेटेड फंजाई का मतलब ये है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको प्रॉपर सेक्सुअल फॉर्म का नाम नहीं दे सकते। जाइगोमाइकोटा आपको कहाँ पे नजर आएंगे, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यानी कि अगर आप केक्स को देखते हैं या डबल रोटी को देखते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर काफ़ी देर से उसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी उसके ऊपर आपको कभी कभार या तो ग्रीन कलर की फंगस नज़र आएगी या ब्लैक कलर के कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। वो बेसिकली जाइगोमाइकोटा होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे और नज़र आ सकते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स पे नज़र आ सकते हैं, फ्रूट्स पे नज़र आ सकते हैं और वेजिटेबल पे नज़र आ सकते हैं। अगर हम इनकी हाइफी की बात करें तो ये दोनों तरह के हाइफी को पोजेस करते हैं।
कुछ होंगे जो सेप्टेट रखते होंगे अपने पास, कुछ होंगे जो नॉन सेप्टेट रखते होंगे, जिनको हम सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। अब इनके अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन चलती है, नॉर्मली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बनते हैं, लेकिन अगर इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है इन्हें दो तरह की स्ट्रेन चाहिए मीटिंग के लिए। तो जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया कि दो तरह की स्ट्रेन होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। हमने एक ही पिक्चर को दो तरह से यूज करना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान हमने मेटिंग का प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। पर एक बेसिक फ्लो चार्ट है कि होता क्या है। दोनों स्ट्रेन एक दूसरे के करीब आएंगी और जाहिर सी बात है हार्मोन रिलीज करेंगी। इनकी जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, अपने टिप से ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, डायकैरियोटिक फेज स्टार्ट होगी, जिसमें अगर तो न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो 2n फॉर्मेशन, न्यूक्लियस न्यूज नहीं हुआ तो वो डायकैरियोटिक फेज में रहेगा, यानी सिंगल एंड सेपरेट पड़े होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज कर गया तो जाइगोट बन गया, 2n बन गया। जाइगोट से इन्होंने जाइगोस्पोर्स बनाए मायोसिस से, जिससे एक न्यू हाइफी जनरेट हुई। डिपेंड करता है कि पेरेंट हाइफी कैसी थी, सेप्टेट थी या नॉन सेप्टेट थी, वैसी हाइफी जनरेट होगी। फिर हमने उन स्पोर्स को हैप्लॉइड करना है तो वो मायोसिस से हैप्लॉइड हो गए। फिर उसके बाद स्पोरेंजियम फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और स्पोरेंजियम से फर्दर हमारे पास स्पोर्ट बने जो एन इन नेचर होंगे, वो डिप्लॉयड नहीं होंगे, वो एन होंगे। तो ये थी हमारी आज की स्लाइड। अगर इसमें आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी मसला आ रहा हो तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ज़ूम आईडी पे, गूगल क्लासरूम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर हम न्यू टॉपिक के साथ एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छा समझ आए। तो अल्लाह हाफ़िज़।